अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। ठीक है, एविडेंस का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है शहादत देना, गवाही। क्या एटम के वजूद की कोई शहादत है? क्या एटम वाकई एग्जिस्ट करता है? और अगर एटम वाकई एग्जिस्ट करता है तो उसके वजूद की आखिर क्या गवाही है जिससे हम ये साबित कर सकें कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए कि एटम वाकई एग्जिस्ट करता है, एविडेंस ऑफ एटम के टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपकी बुक की एक लाइन मेंशन की है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द एटम्स। ठीक है, एटम्स को देखना जो है वो पॉसिबल नहीं है, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम के जो वजूद है उसकी नियरेस्ट पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसके एविडेंस की नियरेस्ट पॉसिबिलिटी तक पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये कैसे ये प्रोसेस होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जनरल फिनोमिनन के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर आपने डिटरमिन करना हो कि उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, आप किस वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करोगे, उस लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट का साइज़ आप डिटरमिन कर पाओ। और अगर उस वेवलेंथ से चेंज होगी जो आप वेवलेंथ यूज़ कर रहे हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिटरमिन नहीं कर सकते। यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैं जनरल कंसेप्ट आपको दे रही हूँ, इस चीज़ को मज़ीद इलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल की मदद से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका साइज़ है 2 नैनोमीटर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है 2 नैनोमीटर और जब इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाएं, मतलब मैं यहाँ पे जो वेवलेंथ इस्तेमाल कर रही हूँ इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिटरमिन करने के लिए, उस वेवलेंथ का वो जो वेवलेंथ है, ये जो लाइट है जिसकी मैं वेवलेंथ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है 5 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर वाली रेडिएशन जब मैं इस्तेमाल करूँगी अपने 2 नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट को के साइज़ को डिटरमिन करने के लिए, तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये रेडिएशन जो है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट ही नहीं किया उसने। जब ये रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तो हम उसको ऑब्ज़र्व कैसे कर सकेगा। इसका मतलब है कि अगर रेडिएशन की वेवलेंथ 5 नैनोमीटर मतलब 2 नैनोमीटर का ऑब्जेक्ट है और आपने 5 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशंस को इस्तेमाल किया है, तो आप डायरेक्टली उस एटम का या उस ऑब्जेक्ट का, उस मटेरियल का साइज़ डिटरमिन नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में अगर यही 2 नैनोमीटर का ऑब्जेक्ट है लेकिन आप यहाँ पे रेडिएशन इस्तेमाल करते हो जिसकी वेवलेंथ जो है 1.5 नैनोमीटर है, तो अब क्या होगा कि ये वेवलेंथ की जो रेडिएशन है ये उससे टकराएंगी और टकराने के बाद जो है जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे और वहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिटरमिन कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कम वेवलेंथ की रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिटरमिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हो, रेडिएशंस आप यूज़ कर रहे हो, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उस केस में आप उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिटरमिन नहीं कर सकते। अब एविडेंस ऑफ एटम में हमने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, हम सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इसमें आखिर कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये, इसके अंदर जो है वो लाइट रेडिएशन, लाइट हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और लाइट आपको पता है लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है। ये जो लाइट है, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। अगर हम इन रेडिएशंस की वेवलेंथ को देखें तो ये ऑलमोस्ट 500 नैनोमीटर इनकी रेंज होती है, 500 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ डिटरमिन करना हो तो उस कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो हमारे पास
उसका साइज़ या तो 500 नैनोमीटर हो, ठीक है, और अबव, या फिर 500 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हम 450 नैनोमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखें और हम चाहें कि 500 नैनोमीटर जो है, 450 नैनोमीटर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है और 500 नैनोमीटर की रेडिएशन हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट का साइज़ डिटरमिन कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा होगा। उससे कम साइज़ वाले ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल की जाती है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है ये कम होती है इन कंपैरिजन टू लाइट फोटॉन्स। लाइट की जो फोटॉन्स के पार्टिकल्स हैं उनके मुकाबले में इनकी जो वेवलेंथ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये कम होती है। जितनी ज़्यादा ये वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, उतने ही स्मॉल ऑब्जेक्ट का साइज़ आसानी के साथ डिटरमिन हो जाएगा, उतनी ही स्मॉल ऑब्जेक्ट का साइज़ हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का साइज़ कम है तो हम उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिटरमिन नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं एटम के साइज़ को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। एटम के साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी होगी, ठीक है, 1.1, उसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ग्रेफाइट जो है उसकी पिक्चर ली गई है और इसमें जो है वो वाइट और डार्क स्पेसेस हैं, ठीक है। जो वाइट स्पेस है ब्राइट बैंड जिसको आप कह सकते हैं, वो दरअसल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और जो डार्क स्पेस है इन दोनों वाइट स्पेस के दरमियान, वो जो है डार्क जो लाइन है वो इन कार्बन एटम्स के दरमियान स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। वाइट बैंड जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको ब्राइट बैंड भी कह सकते हो, जबकि जो डार्क बैंड है वो स्पेस बिटवीन कार्बन उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो पिक्चर आपकी बुक में शो की हुई है 1.1, इसने ये ग्रेफाइट की पिक्चर है और 15 मिलियन टाइम्स जो है ये लार्जर करके दिखाया है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने, ठीक है। ये आपकी बुक में पिक्चर है, आप उसको वाज़िया देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्राइट एंड डार्क जो हैं वो बैंड्स भी बने हुए हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं 20th सेंचुरी की बात करते हैं। और 20th सेंचुरी में जो है वो एक्सरे वर्क की मदद से एटम्स के साइजेस और उनके डायामीटर के हवाले से बताया। तो हम लिख लेते हैं साइजेस एंड डायामीटर ऑफ एटम, ठीक है। sizes and diameter of atom, ठीक है। एक्सरे एनालिसिस की मदद से एटम का साइज और उसका डायामीटर डिटरमिन किया गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है और ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस होगा इसको मैं डायामीटर बोल सकती हूँ और इसी को मैं साइज़ भी बोल सकती हूँ, साइज़ ऑफ एटम या डायामीटर ऑफ एटम, ठीक है। तो अब जो है वो एक्सरे एनालिसिस की मदद से जो हमारे पास डायामीटर ऑफ एटम है या साइज़ ऑफ एटम आता है उसकी वैल्यू क्या है, 2 क्रॉस 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मीटर में आई। इसको आप एंगस्ट्रम में भी चेंज कर सकते हो, नैनोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम जो है 10 की पावर -10 के बराबर है। 1 एंगस्ट्रम
10⁻10 के बराबर। और इसी तरह से अगर हमने नैनोमीटर में चेंज करना हो तो 1 नैनोमीटर आपके पास 10⁻9 के बराबर है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ये आपके पास 10⁻10, तो इसकी जगह पे आप ए लिख सकते हो एंगस्ट्रम, और इसी तरह से 0.2 नैनोमीटर। मीटर से आपने इसको एंगस्ट्रम में भी चेंज कर दिया और इसको जो है वो आपने मीटर में भी चेंज कर दिया, सॉरी नैनोमीटर में। ठीक है। उसके अलावा अगर हम रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो आपको पता है कि डायामीटर का अगर हम हाफ लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये उसका रेडियस कहलाएगा। और ये आपको पता है कि वो डायामीटर का हाफ है, तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा। अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस ऑफ एटम, तो वो मेरे पास 1 × 10⁻10 मीटर आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रम आ जाएगा और 0.1 नैनोमीटर आ जाएगा। मैसेज ऑफ एटम की बात करें तो मैसेज ऑफ एटम की जो रेंज निकाली गई, फाइंड आउट की गई, इसकी रेंज 10⁻27 मैसेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैसेज की बात करूं तो मैसेज जो है इसकी रेंज 10⁻27 से 10⁻25 किलोग्राम। ये मेरे पास मैसेज की रेंज आई है। किलोग्राम को मैं ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और मिलीग्राम में भी। इसके लिए आपको पता है कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इसको मिलीग्राम में करने के लिए फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जब किलोग्राम से ग्राम में करोगे तो रेंज आ जाएगी 10⁻24 टू 10⁻22 ग्राम। और इसी तरह से जब मिलीग्राम में चेंज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगी 10⁻21 और इसकी रेंज आ जाएगी 10⁻19 मिलीग्राम। ठीक है, तो आपने क्या किया, किलोग्राम से जब ग्राम में चेंज करना है तब भी 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर जब उसको मिलीग्राम में चेंज करना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारी की सारी रेंजेस आ गई। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से आप किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एटम का साइज़ तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो हम इसको किलोग्राम वगैरह में तो मेजर नहीं करते कि एटम बहुत लार्ज हो कि हम उसकी वैल्यू किलोग्राम में डिटरमिन करें। एटम को मेजर करने के लिए जो न्यू यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और उसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिसेंटली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.661 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम। अब एटम के लिए ये वाला यूनिट इस्तेमाल होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, अब इस एटम का साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है, अगर मैं इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कितना छोटा है, ये फॉर एग्जांपल एक स्मॉल फुल स्टॉप अगर मैं लगाऊं, ये स्मॉल फुल स्टॉप जिसको आप आसानी से देख भी नहीं सकते, इसके अंदर तकरीबन 2 मिलियंस एटम प्रेजेंट है। तकरीबन 20 लाख एटम से मिलकर बना है ये एक स्मॉल फुल स्टॉप। इसका मतलब है एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, इसी तरह से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की अगर आप बात करो तो पानी के एक कतरे के अंदर 3 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल पानी के एक कतरे में प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर वो एटम होंगे तो वो उससे भी ज़्यादा, मतलब 9 खरब एटम बन जाते हैं ये, अगर आप एटम्स की बात करो। ठीक है, अगर आप एटम्स की बात करो तो तकरीबन 9 खरब एटम्स एक वाटर के ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये तो नेचर है जिसने इस तरह से एटम को बनाया। ठीक है, इंसान जो है वो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है इसको सोच के कि वाकई ही ये कुदरत का कमाल है, उसके अलावा कोई ये ऐसा करने का भी नहीं सोच सकता। ठीक है,
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एटम के वजूद की गवाही दी है, उसके एविडेंसेस को देखा है कि एटम एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे करता है, किसकी मदद से हम एटम का साइज़ डिटरमिन कर सकते हैं, उनका डायामीटर, उनके रेडियस के बारे में स्टडी किया, और फाइनली हमने मैसेज को स्टडी किया और एटम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।